हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 3 मई के करंट अफेयर्स पे। आज के करंट अफेयर्स काफ़ी खास हैं क्योंकि आज हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात करनी है। साइबर क्राइम के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स पे भी डिस्कशन करना है, तो काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है। दैट्स वाई आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? आज का इंपॉर्टेंट डे, और आज की जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार 3 मई से क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, यूनेस्को इस दिन को सेलिब्रेट करता है और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है। तो बेसिकली जब यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1991 में, तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, और प्रेस की फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करेंगे। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया। एंड 1993 में आप देखेंगे इस रेजोल्यूशन को पास किया गया और पहली बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने 1994 को सेलिब्रेट किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं थीम, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये आपको थीम देखने को मिलेगी। आप केवल इतनी थीम से भी काम चला सकते हैं, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट। इस साल यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की आपको थीम देखने को मिलेगी। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप बिल्कुल आंसर हमें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज़। एंड पहली पर्सन जो न्यूज़ में है उनके रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा है। Who was recently awarded the title of Grand Master by the FIDE? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने रिसेंटली ग्रैंड मास्टर का टाइटल किसे दिया है? ये क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर वैशाली, जिन्हें हम वैशाली रमेश बाबू, इनका एक्चुअल पूरा नाम है और हम शॉर्ट में इन्हें आर वैशाली के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? और ये 3rd नंबर की यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बन गई हैं जिन्हें फिडे ने बेसिकली ये टाइटल दिया है। ओके, तो 3rd इंडियन वीमेन आपको देखने को मिलेंगी, चेस से एसोसिएटेड है। इंपॉर्टेंट पर्सन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताना चाहती हूँ। तो डेली करंट अफेयर्स होता है सुबह 8 बजे, और ये करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा आपका सीपीओ है, एनडीए, स्टेट एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, सभी के लिए ये करंट अफेयर्स यूजफुल रहेंगे और डेफिनेटली आपको इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन सीए, पूजा जैन सीए 247। तो आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने मंथली कंपाइलेशन अप्रैल मंथ का स्टार्ट कर दिया है और अप्रैल मंथ के 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं। पहला वीडियो है टॉप 100 एमसीक्यू। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम विथ एमसीक्यू कवर किया है। लगभग 18-20 मिनट का वीडियो है, आप इसे भी देख सकते हैं। ओके, एंड बिल्कुल अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए पहले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो न्यूज़ में है। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब फिडे ने ग्रैंड मास्टर टाइटल रिसेंटली इंडियन चेस प्लेयर वैशाली रमेश बाबू को दिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ये 3rd इंडियन फीमेल बन गई हैं जिन्हें यह टाइटल दिया गया है। इसके पहले आप देखेंगे कोनेरू हम्पी और हरिका दोर्नावली, ये 2 इंडियन चेस प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे जो इस टाइटल से नवाजे जा चुके हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, आर प्रज्ञानंदन की सिस्टर हैं आर वैशाली, और ये पहली बार ऐसा कोई वर्ल्ड में पहला ब्रदर सिस्टर का कॉम्बिनेशन है जिन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया है, क्योंकि आर प्रज्ञानंदन भी ग्रैंड मास्टर है एंड आर वैशाली भी ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who recently took over as the Vice Chief of the Indian Navy? याद करो, मैंने बताया था 30 अप्रैल का दिन था। 30 अप्रैल में हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे आर हरि कुमार, उनका टेन्योर खत्म हो गया। उनका जब टेन्योर खत्म हुआ तो जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे दिनेश कुमार जी, उन्हें क्या बना दिया गया? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बना दिया गया। मतलब वाइस चीफ की पोजीशन खाली हो गई, एक वैकेंसी खाली हो गई, तो कोई ना कोई तो अपॉइंटमेंट होनी ही थी। तो यहाँ पे वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी कौन बन गए हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं। क्या है आंसर? कृष्णा स्वामीनाथन।
ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और इन्हें वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनाया गया है। बेसिकली यहाँ पर दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि वाइस चीफ थे, उन्हें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बना दिया है और जो कि 26 नंबर के आपको नेवल स्टाफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new director in DPIIT? तो DPIIT में नए डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह को नया डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, प्रतिमा सिंह DPIIT की नई डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। अगला जो नाम आपको देखने को मिलता है वो है मौसमी चक्रवर्ती। इंपॉर्टेंट नाम है, ये है मौसमी चक्रवर्ती। आप देख पा रहे हैं इन्होंने PIB में भी काम किया है और अब इन्हें आकाशवाणी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल कौन बन गई है? मौसमी चक्रवर्ती आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं आपको आकाशवाणी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, AIR ऑल इंडिया रेडियो के बारे में सुना होगा। ऑल इंडिया रेडियो को ही हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, जो कि एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है हमारे देश में। ठीक है, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ प्रसार भारती। ये प्रसार भारती का ही एक डिवीज़न है जिसका फॉर्मेशन 1936 में हुआ था और ये इंडिया का लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि 23 डिफरेंट लैंग्वेज में एंड 179 डायलेक्ट्स में अपने ब्रॉडकास्टिंग करने का काम करता है। ठीक है, अब AIR की जो आपने मेलोडी सुनी होगी या जो उनकी स्टार्टिंग होती है, एक छोटा सा मेलोडी चलता है, वो किसने यहाँ पे तैयार किया है? द सिग्नेचर ट्यून ऑफ AIR कंपोज्ड बाय वाल्टर कॉफमैन इन 1936। इन्होंने इस ट्यून को बेसिकली रेडी करने का काम किया था। 1937 में जो ऑल इंडिया रेडियो था वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करने लगा। बाद में हमने इसका नाम क्या रखा? आकाशवाणी रखा। आकाशवाणी का मतलब है वॉइस फ्रॉम द स्काई, संस्कृत में इसका ये मतलब है। और ये नाम किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये नाम 1938 में दिया था और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था रेडियो ब्रॉडकास्ट। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, एंड फाइनली 1956 में AIR एडॉप्टेड आकाशवाणी एज इट्स ऑफिशियल नेम। तो AIR को ही आज हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। 1956 में इन्होंने इस नाम को एडॉप्ट करने का काम किया था। 1998 में आकाशवाणी ने अपनी DTH सर्विसेज को शुरू किया था, जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छे साउंड में वीडियोस देखने को मिलते हैं। और 2009 में ऑल इंडिया रेडियो ने इंटरनेट रेडियो सर्विस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये कुछ ऑल इंडिया रेडियो या फिर कह सकते हैं आकाशवाणी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे देख सकते हैं। अगली पर्सन है डॉक्टर वीना मोदी। ठीक है, मोदी जी से इनका कोई रिलेशन नहीं है, बस इनका सरनेम मोदी है। ठीक है, तो डॉक्टर वीना मोदी ऑनर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कोई भी बिजनेसमैन है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो आप जो भी अर्न करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सोशल डायरेक्शन में भी काम करो, आप ह्यूमन वेलबींग में काम करो, फिलैंथ्रोपी वर्क मतलब परोपकारी काम करो। तो आप अपना जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसका एक परसेंटेज एटलीस्ट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गरीबों की मदद में, एजुकेशन में या ऐसे किसी भी वर्क में। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के काम किए हैं, इसलिए इन्हें हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड दिया गया है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है मोदी इंटरप्राइजेस की। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट चलाती है जिसका नाम है प्रोजेक्ट खुशी। और प्रोजेक्ट खुशी एक इनिशिएटिव है जिसमें यंग गर्ल्स को एजुकेट किया जाता है, शिक्षा के सेक्टर में ये काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में हमने बात कर ली है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और हमारी नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट न्यूज़ पे। ठीक है, तो सबसे पहले है काठमांडू। काठमांडू कहाँ की कैपिटल है? नेपाल की है। अगर आप लोगों को मार्च मंथ का करंट अफेयर्स याद होगा तो वहाँ पर हमने सीखा था कि नेपाल ने अपनी एक टूरिज्म कैपिटल भी डिक्लेयर की है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि नेपाल की टूरिज्म कैपिटल क्या है। ठीक है, फिलहाल हम आगे बात करते हैं। तो काठमांडू टॉप्स द लिस्ट ऑफ सिटीज विथ अनहेल्दी एयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द IQ एयर इनके द्वारा बेसिकली 101 सिटीज़ की रैंकिंग की गई और वहाँ पर एस्टिमेशन लगाया गया कि कहाँ पे पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो पाया गया कि काठमांडू जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रदूषित या पॉल्यूटेड सिटी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? काठमांडू। ठीक है, काठमांडू के बाद आपको न्यू दिल्ली देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको चियांग माई जो कि थाईलैंड में है वो देखने को मिलेगा। हनोई वियतनाम में, बैंकॉक इन थाईलैंड, ढाका इन बांग्लादेश। ये आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजिशन
पोजीशन पे देखने को मिलेंगे। तो टॉप 3 आप याद रख लीजिए। टॉप 3 में पहला है काठमांडू, सेकंड नंबर पे आपका न्यू दिल्ली एंड थर्ड नंबर पे आपका चियांग में जो कि आपको थाईलैंड में देखने को मिलेगा। ये टॉप 3 सिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द IQ एयर। इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एडवाइस की है कि आप अगर ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकलें, ठीक है, आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें और जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज़ है वहाँ पर ना जाएं, ऐसी एडवाइजरी भी इशू की है। इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये भी कहा है कि लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसके कारण नेपाल की जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जो एवरेज जीवन का समय होता है, जीवन काल, वो भी कम हो गया है। एयर पॉल्यूशन हैज़ रिड्यूस द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ नेपालीज बाय 4.1%, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट। तो ये यहाँ पर IQ एयर की रिपोर्ट से सामने आया है। नेक्स्ट है IIT पटना अवॉर्डेड पेटेंट फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर। तो पटना IIT के रिसर्चर्स ने बेसिकली यहाँ पर ईजी टू पोर्ट या ईजी टू यूज़ इन्वर्टर डिज़ाइन किया है जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और इसका पेटेंट भी कराया है, और ये पेटेंट 20 ईयर्स के लिए है, ठीक है, 20 सालों के लिए है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना हैज़ बीन अवॉर्डेड अ पेटेंट बाय द पेटेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट वेट कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू पोर्ट इन्वर्टर, और ये कॉपीराइट इनके पास 20 सालों के लिए रहेगा। बेसिकली आप देखेंगे, डेवलप्ड अंडर द स्टार्टअप स्कीम ऑफ द पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी। IIT पटना में जो इंक्यूबेशन है उस सेंटर के 5 यंग साइंटिस्ट ने बेसिकली इसे तैयार किया है, और ये जो 5 यंग साइंटिस्ट हैं उनकी टीम को गाइड कौन कर रहे थे, तो डीन AK ठाकुर इन्हें गाइड करने का काम कर रहे थे। ओके है, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्क के बारे में। बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल है। हमें अपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनकी वैल्यू करनी चाहिए। इसलिए पहला आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क रेडी किया गया है, कहाँ पर, पुणे में। ये इंडिया का पहला है, और जो भी चीज़ पहली होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो। तो ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है जो कि पुणे में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी एंड पुनीत वालन ग्रुप, इंडियन आर्मी एंड पुनीत वालन ग्रुप ने ज्वाइंटली यहाँ पर डेवलप किया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, कहाँ पर, पुणे में। क्लियर है। इट इज ट्रिब्यूट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन। अब जब फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी की बात की है तो हमें कुछ बातें सीख लेनी चाहिए। कैसी बातें सीखनी है हमें? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक आपको ये इंफॉर्मेशन बेसिकली देखने को मिल जाएगी। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। एक था हमारे पास आर्टिकल 31 जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था ये? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति रखने का अधिकार। लेकिन हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया 1978 में, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर हमने इसे एक लीगल राइट बना दिया। और ये लीगल राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? आप यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स देख सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर? ये आपको राइट्स देखने को मिलेंगे। फिर आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1976 में बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A जोड़ दिया गया। अंडर द आर्टिकल 51A आपको 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, और फिर बाद में हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। तो आज के समय में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको हम मौलिक कर्तव्यों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। इनिशियली 10 जोड़ी गई थी, बाद में 11वीं जोड़ी गई। 11वीं जो ड्यूटी है वो 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में जोड़ी गई, जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई कि यहाँ पे कर्तव्य है माता पिता का कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को वो स्कूल भेजें, शिक्षा दें।
क्लियर। अब ये सारी बातें तो अभी मैंने कर ली। मैंने ना क्या किया है, एसएससी सीजीएल 2022 में सभी शिफ्टों में पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने कवर किए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इन क्वेश्चन को देखिए, तो वहां पर मैंने वो सभी क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो आपका बहुत अच्छा डेटाबेस वहां से रेडी हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियो जरूर देखिएगा, एंड साइंस के भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट के बारे में। सो यूपी गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश साइबर पुलिस स्टेशन इन 57 डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है लगातार साइबर क्राइम इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे ही ये लोकसभा के इलेक्शन खत्म होते हैं, इलेक्शन खत्म होने के बाद हम यहाँ पर 57 डिस्ट्रिक्ट्स के जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर साइबर पुलिस स्टेशन ओपन करेंगे, और हर एक पुलिस स्टेशन में आपको 25 पोस्ट देखने को मिलेंगी। मतलब हम यहाँ पे 1425 नई पोस्ट या नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। क्लियर है इतनी चीजें। द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग इंसिडेंट ऑफ साइबर क्राइम globally has decided to establish cyber police station across all 75 district of the state। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये फैसला आया है। यूपी के सीएम फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब लोकसभा इलेक्शन के बाद, हालांकि अभी योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे क्योंकि सीएम का इलेक्शन तो हो नहीं रहा। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। डन। अब यहाँ पे टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स के बारे में बात करते हैं। ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो वहां पर लगभग आपको 10 नंबर का कंप्यूटर देखने को मिलता है एवरी पेपर, एवरी एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे पहला होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? मैंने आपको किडनैप कर लिया और मैं बदले में क्या मांगूंगी? आपसे फिरौती मांगूंगी, उसको ही आप रैंसम कहते हो। तो मतलब ये लोग जो हैकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और हमारे सिस्टम में डाल देते हैं, और हमारे सिस्टम के जो यूजफुल डेटा है, यूजफुल फाइल है, उसको अपने पास कैप्चर कर लेते हैं, इनक्रिप्टेड कर देते हैं, ठीक है। और जब आपको इस फाइल की रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपसे क्या करते हैं? रैंसम मांगते हैं। अदरवाइज कहते हैं कि हम आपकी इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे लोग फिर मजबूर होकर पैसा देते हैं, यही आपका रैंसमवेयर कहलाता है। दिस इज टाइप ऑफ रैंसम सीकिंग सॉफ्टवेयर। इट इज मेड इन अ सच अ वे दैट इट encrypt all file of any computer system. As soon as the possible encrypt these file, it start demanding ransom and threaten that if the certain amount is not paid, it will corrupt all the file on that computer. ये होता है आपका रैंसमवेयर। नेक्स्ट होता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। इसमें यूजर के डेटा को चोरी कर लिया जाता है, जो यूजफुल, मतलब आप लॉगिन करते हैं डिफरेंट आईडीज, फेसबुक हो गया, या आपने कोई गूगल पे अकाउंट है, या आपने अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज किया है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है, तो वो सारा यूजफुल डेटा ये क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है। नेक्स्ट है बॉटनेट। बॉटनेट क्या है? ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है विच इज एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड बाय हैकर सिटिंग रिमोटली। तो हैकर्स के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। ये तो सभी लोगों को पता होगा। साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी भी पर्सन को स्टॉकिंग करना, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी पिक्चर अपलोड कर रहा है। तो जनरली यहाँ पे ये ऑनलाइन हरासमेंट माना जाता है। तो ये कुछ प्रकार के साइबर क्राइम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और भी होते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही याद रख लीजिए। नेक्स्ट है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इनिशिएटिव। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक विजन था, क्या? गति शक्ति। पहले इसके बारे में बात करते हैं, और अभी न्यूज में क्यों है वो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो गति शक्ति स्कीम है इसे 2021 में लॉन्च किया गया था, और ये नेशनल मास्टर प्लान है जिसका मकसद क्या है? हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ाना, और जो लॉजिस्टिक है, मतलब जो आप ट्रक से, रेलवे से जो ट्रांसपोर्टेशन करते हो उसको बढ़ाना। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए गति शक्ति स्कीम को लाया गया था 2021 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं गति शक्ति स्कीम या मास्टर प्लान जो था उसके अंदर क्या क्या बातें की गई थी। पहला इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर अपनी जो रोडवेज है उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोड नेटवर्क बढ़ाने का काम करेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा था कि हम लगभग 200 नए एयरपोर्ट, नए हेलीपैड्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, हम कार्गो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवे से, उसको हम इंक्रीज करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 तक 1600 टन हमारा कार्गो कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी, ऐसा इनका कहना था। फिर इन्होंने कहा था कि ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, वो नेटवर्क भी हम यहाँ पे 4,54,200 सर्किट किलोमीटर हम तैयार करेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा था कि हम FY25 तक 225 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे, मतलब नए प्लांट्स लगाएंगे, नए सोलर पैनल लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और 225 गीगावाट हम फाइनेंशियल ईयर 25 तक रिन्यूएबल एनर्जी को पे करेंगे या जनरेट करेंगे।
फिर इन्होंने क्या कहा था कि हम 4G कनेक्टिविटी हर एक गांव तक पहुंचाएंगे FY 2022 तक, और 20 नए मेगा फूड पार्क बनाएंगे। तो 2022 में 4G कनेक्टिविटी हर एक गांव तक और 20 नए मेगा फूड पार्क, ये आपका मास्टर प्लान था जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। बात समझ में आई? ठीक है, अभी क्यों न्यूज़ में है, आइए हम वापस देखते हैं। तो रेलवे मिनिस्ट्री प्लान टू एक्सपेंड इट्स गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इनिशिएटिव। देखिएगा, पहले इनिशियली इन्होंने कहा था कि हम 100 टर्मिनल्स बनाएंगे, हम 100 टर्मिनल्स को रेडी करेंगे, और इन्होंने 2022-23 का जो यूनियन बजट था उसमें ये बात अनाउंस की थी। लेकिन अब इन्होंने इस प्लान को और एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने डिमांड की थी, हमने बोला था कि हम 100 टर्मिनल बनाएंगे जहां से हम अपने कार्गो को हैंडल कर सकें, और इन 100 टर्मिनल में से ये पूरे के पूरे 100 टर्मिनल रेडी हो चुके हैं। 77 टर्मिनल जो है वो ऑपरेशन में है, और रिमेनिंग टर्मिनल को इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ऑपरेशन में हम ला देंगे। इससे क्या होगा, हमारी सप्लाई चेन इंक्रीज हो जाएगी, कार्गो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगा। जब हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया तो अब हमारा प्लान है कि हम इसको और एक्सटेंड करें, तो एडिशनली हम 200 टर्मिनल और रेडी करेंगे। तो ये इसलिए सुर्खियों में है, न्यूज़ में इसलिए आपको देखने को मिलेगा। ये टर्मिनल आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और इन टर्मिनल को रिसेंटली ऑपरेट कौन कर रहा है, ऑपरेटर कौन कौन है, तो आप देखेंगे COR। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कार्गोज होती हैं या बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उसमें आपको एक कॉन्कर नाम दिखाई देता है। रिलायंस, अडानी, JSW, IOCL, BPCL, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इन टर्मिनल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर? हर एक टर्मिनल की जो कॉस्ट है वो 70 करोड़ है, मतलब टोटल जो कॉस्टिंग आएगी आपको एडिशनल 200 टर्मिनल्स रेडी करने की, वो कितनी होगी? 14,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड बजट रखा गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अपना एक टारगेट है। इनका टारगेट ये है कि हमारे जो फ्रिगेट ट्रैफिक है, मतलब जो आप रेलवे से मालवाहक कहते हैं ना, मालगाड़ियाँ, ठीक है, तो उससे जो ट्रैफिक है वो 29% से इंक्रीज करके हमें 35% हैंडल करना है बाय 2030 तक। इसलिए हम यहाँ पर एडिशनल टर्मिनल बनाने का प्लान कर रहे हैं, और इसी कारण ये जो गति शक्ति मास्टर प्लान है वो न्यूज़ में है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये मास्टर प्लान है क्या। मास्टर प्लान का मतलब है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हमें रेडी करना है। डन? चलिए, अब आप लोगों ने ग्रो के बारे में सुना होगा, जनरली बहुत ऐड आती है जब भी आप कोई टीवी वगैरह देख रहे होते होंगे। तो एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप आपको देखने को मिलेगा, फिनटेक स्टार्टअप है ग्रो, एंड एक और कंपनी जिसका नाम है वर्ल्ड लाइन। तो ग्रो और वर्ल्ड लाइन दोनों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दे दिया है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं? एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, बिजनेसमैन को, जिससे आप अलग अलग मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, EMI, अलग अलग तरीकों से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। तो ग्रो एंड वर्ल्ड लाइन को रिसेंटली पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दे दिया गया है। रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनको RBI ने एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है, जैसे कि अमेजॉन पे को दिया था, DZO, CC एवेन्यू, डिसेंट्रो, M-Swipe, टाटा पे, जोहो, जोमेटो, ये कुछ आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे जिनको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस रिसेंटली RBI ने दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी 5,215 करोड़ रुपीस फॉर 1 गीगावाट कैपेसिटी। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, मतलब IOC के बारे में। IOC का अपना एक टारगेट है। क्या टारगेट है? इनका कहना है कि हम नेट कार्बन एमिशन जीरो करेंगे कब तक? 2046 तक। अपने एरिया में, अपने ऑपरेशन में हम नेट कार्बन एमिशन जीरो करेंगे 2046 तक। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करना है, क्योंकि जब लोग चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदोगे तभी आप खरीदोगे ना जब चार्जिंग स्टेशन हर दूरी पे अवेलेबल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी का चार्जिंग खत्म हो गया तो गाड़ी वहीं छोड़ के निकल लिया। जितनी दूरी पे पेट्रोल पंप है वहाँ आपको चार्जिंग स्टेशंस भी होने चाहिए, और चार्जिंग करने के लिए, चार्ज करने के लिए आपको ज़रूरत होगी किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वो भी रिन्यूएबल एनर्जी
जनरेट करना है हमको। तो इसलिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 5215 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा। वो सोलर एनर्जी भी हो सकती है, वो विंड एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि इनका टारगेट है कि हमें 10,000 फ्यूल स्टेशन, वो भी मतलब आपके चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करना है। जब इनको आप सेटअप करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी तो करनी पड़ेगी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 1959 में आपको आईओसी का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए अब अगली कहानी समझते हैं इरडई के बारे में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सब की एपेक्स बॉडी, मतलब उन सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है? आपकी इरडई है। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर बैंक्स, इनको होल्ड कौन करता है? इनकी एपेक्स बॉडी कौन होती है? नाबार्ड होती है। सभी कमर्शियल शेड्यूल बैंक की एपेक्स बॉडी क्या होती है? आरबीआई होती है। वैसे यहाँ पर इरडई है, ठीक है। तो इरडई ने एक नया इंश्योरेंस प्लान इनिशिएट किया है विच इज बीमा विस्तार, ठीक है। बीमा विस्तार क्या है? बीमा विस्तार ऑल इन वन अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम या प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल इन वन का क्या मतलब है? आप एक ही प्लान खरीदोगे, इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस सभी चीजें एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएंगी। और यहाँ पर रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि अपने इस नए प्रोडक्ट के लिए इन्होंने जो प्राइस डिसाइड किया है वो 1500 रुपीज डिसाइड किया है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू प्राइस बीमा विस्तार इट्स एम्बिशियस ऑल इन वन अफोर्डेबल इंश्योरेंस मास प्रोडक्ट, और ये यहाँ पर 1500 रुपीज पर पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएगा। ये अपने तरीके का पहला इस तरीके का इंश्योरेंस स्कीम है जो कि अफोर्डेबल है, सस्ते दामों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग खरीद सकते हैं। क्योंकि इरडई का अपना एक टारगेट है। क्या टारगेट है इनका? कि 2047 तक हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी हमारे देश में केवल 3% लोग ही हैं जो कि इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। डन इतनी चीजें। ये जो बीमा विस्तार है ये लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी कवर तीनों इंश्योरेंस आपको कवर करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट के बारे में भी बात की गई है। लाइफ कवर आपका 820 रुपीज, हेल्थ कवर आपका होगा 500 रुपीज एंड प्रॉपर्टी या पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप देखेंगे, जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो 100 रुपीज एंड प्रॉपर्टी कवर आपका 80 रुपीज यहाँ पर होगा। आपका ये जो प्राइस है फ्लोटिंग हो सकता है, मतलब आप पूरी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं अपने इस प्लान में। आपको एडिशनल 900 रुपीज यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपीस का यहाँ पर आपको सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो 10 डेज का 500 रुपीज से लेकर मैक्सिमम 5000 रुपीज तक का आपको यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। और कोई भी एजेंट जो कि बीमा विस्तार पॉलिसी को बेचता है तो उसको भी 10% कमीशन दिया जाएगा, ऐसा इरडई ने कहा है। और टारगेट ऑडियंस कौन सी है इनकी? रूरल एरियाज हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र है। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सो प्लैनेट के बारे में। जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पर एक प्लैनेट देखने को मिल रहा है विच इज K2-18b। ये एक एक्सो प्लैनेट है, ठीक है। नासा ने इसकी खोज 2015 में की थी और अब यहाँ पे ऐसा दावा किया जाता है कि ये सिमिलर है इंडिया के नहीं, सिमिलर है ये अर्थ के, और यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी लाइफ है, ऐसा बोला जा रहा है। तो अब नासा अपकमिंग मिशन लॉन्च करेगा कहाँ पर? K2-18b जो कि एक एक्सो प्लैनेट है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज गियरिंग अप फॉर सिग्निफिकेंट मिशन टारगेटिंग K2-18b जो कि एक एक्सो प्लैनेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था डाई मिथाइल सल्फाइड, DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड को यहाँ पर इसके एटमॉस्फेयर में आइडेंटिफाई करने का काम किया गया था, ठीक है। और जिस भी एरिया में डाई मिथाइल सल्फाइड देखने को मिलता है मतलब वहाँ पर कभी ना कभी लाइफ हुआ करती थी, ये इसका मतलब होता है। क्लियर इतनी चीजें? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो DMS कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो मरीन आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनसे बेसिकली आप डाई मिथाइल सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। मतलब कभी ना कभी वहाँ पे लाइफ रही होगी, वहाँ पे कभी ना कभी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस तो ज़रूर रही होगी, इसलिए अब अगला मिशन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अभी जो प्लेनेट है इसको 2015 में देखा था नासा ने अपने K2 मिशन में, ठीक है। और ये हमारे अर्थ से 120 लाइट ईयर दूर है, जिसकी साइज अर्थ के कंपैरिजन में 8 टाइम ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब 2 और न्यूज़ बची हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग के बारे में। इन्होंने बेसिकली टाइम्स ने
क्या किया, 250 जो एडटेक फर्म्स हैं पूरे देश में उनकी रैंकिंग की है। ठीक है, 250 एडटेक फर्म्स को यहाँ पर अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है, जिनमें से आप देखेंगे कई सारी इंडियन फर्म्स भी यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में रैंकिंग है। तो वर्ल्ड की टॉप एडटेक कंपनीज ऑफ 2024 रैंकिंग टाइम्स मैगजीन ने यहाँ पे रिलीज की है। और टॉप पोजीशन पे कौन है, तो टॉप पोजीशन पे आपको एक फर्म या एडटेक कंपनी देखने को मिलती है जिसका नाम है एमेरिट्स। ठीक है, ये जो एमेरिट्स है ये इंडियन एडटेक स्टार्टअप आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके फाउंडर कौन है, इंडियन है। इसका फॉर्मेशन 2015 में सिंगापुर में हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अब इंडिया में है, इंडिया में से शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी स्थापना 2015 में की थी अश्विन धामरा एंड चैतन्या ने। बेसिकली जो एमेरिट्स है ये क्या करता है, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, अलग अलग यूनिवर्सिटी के कोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो एडटेक कंपनी है, अगर इसकी वैल्यूएशन, इसका रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग $400 मिलियन का रेवेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। एमेरिट्स के अलावा आपको 14 और ऐसी कंपनीज या इंडियन एडटेक फर्म यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन टॉप 50 में आपको एक और देखने को मिलेगा जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं एमिरेट्स जो कि सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर था, अब इंडिया शिफ्ट कर लिया गया है। इसके अलावा आप बाकी और कंपनीज देख सकते हैं जैसे कि मेमोराइज, ये यूके की कंपनी है, आफिया ब्राजील की कंपनी है, ये सभी एडटेक कंपनीज हैं। डोमिनेशन आप देखेंगे यूएसए का डोमिनेशन देखने को मिलेगा, 1/3 स्लॉट यूएसए ने कवर करे हैं और सेकेंड नंबर पे आपको चाइना एंड फिर यूके देखने को मिलेगा। अब टॉप 50 में आपको एक और इंडियन एडटेक कंपनी देखने को मिलेगी 26 नंबर पे। 26 नंबर पे नाम है मीको। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रैपिड वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशियन। देखिएगा रिसेंटली एक डेटा रिवील किया गया है। किसने रिवील किया है ये डेटा, IITM ने, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इस डेटा को रिवील किया है। और क्या कहा है, ये जो इंडियन ओशियन रीजन है ना, ये वाला एरिया आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एरिया 10 टाइम्स ज़्यादा गर्म हो चुका है, मतलब इसका टेम्परेचर 10 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब समुद्र का एरिया, पानी का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या जनरेट होगा, आपका लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा। और कहीं जब लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है तो वहाँ पे क्या बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट देखा जा रहा है और लगातार यहाँ पे साइक्लोन जनरेट हो रहे हैं। और अभी जो हीट वेव जनरेट हो रही है तो हीट वेव की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई है। पहले नॉर्मली जो हीट वेव थी वो आपके 20 डेज की हुआ करती थी इन अ ईयर, अब ये बढ़कर लगभग 220 डेज तक आपको हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, जो कि काफी ज्यादा है, जो कि गलत बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज हीट वेव आर लिंक टू द क्विकर साइक्लोन फॉर्मेशन, जिसके कारण बहुत जल्दी साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहे हैं। कहाँ पर, इंडियन ओशियन में। और जब साइक्लोन फॉर्म होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया के ये कोस्टल कंट्री कोस्टल स्टेट से टकराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे काफी सारे लोगों की जान भी जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी होता है। ठीक है, द फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स आर लाइकली टू एक्सेलरेट कोरल ब्लीचिंग। जब लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके कारण कोरल ब्लीचिंग भी हो रही है। कोरल ब्लीचिंग के अलावा जो आपके सी ग्रास है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिससे पूरा जो आपका फिशरी सेक्टर है वो इफेक्ट हो रहा है और हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है वो भी इफेक्ट हो रहा है। फिर रैपिड वार्मिंग, आप देखेंगे इंडियन ओशियन जो एरिया है उसका टेम्परेचर 1950 से लेकर 2020 के बीच में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, लेकिन अब बोला गया है कि 2020 से लेकर 2100 तक ये और इंक्रीज होगा और ये कितना पहुंच जाएगा, 3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। ठीक है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, मतलब टेम्परेचर लगातार इंडियन ओशियन का इंक्रीज हो रहा है। अब इंडियन ओशियन का जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या पूरे वर्ल्ड का ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसके कारण क्या होता है, आपके ग्लेशियर भी मेल्ट होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कहा है कि लगातार आपका सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, सी लेवल राइज हो रहा है। यहाँ पे बताया गया कि 1900 से लेकर 2000 के बीच में 1.7 mm पर ईयर सी लेवल राइज हुआ, 1.7 मिलीमीटर। लेकिन आप देखेंगे अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर सी लेवल राइज यहाँ पे हो रहा है, जिसके कारण लगभग 17 मीटर तक हमारे जो आइलैंड है ना वो डूब जाएंगे। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है सी लेवल राइज होने की वजह से।
इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि लगातार आपको जो इंटेंस हीट देखने को मिल रही है, हीट वेव देखने को मिल रही है, और हमारा जो इंडियन ओशियन डाइपोल है वो भी शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण आप जो वेदर क्लाइमेट कंडीशन देखते हैं वो 66% और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। मतलब और रेनफॉल होगी तो 66% और ज़्यादा रेनफॉल होगी, जिसके कारण क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्लड की समस्या बन जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे बात हो रही है IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के बारे में, जो कि पुणे में आपको देखने को मिलेगा, और ये अर्थ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट की रिसर्च एंड स्टडी करने का काम करता है। इसका फॉर्मेशन 1962 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करने वाली गवर्नमेंट की बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, IITM। क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किए होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ MCQ के बारे में। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का पोखरा। नेपाल की जो टूरिज्म कैपिटल बनाई गई है वो पोखरा बनाई गई है। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट के बारे में। Supersonic missile assisted release of torpedo system recently seen in the news. It is developed by which organization? तो स्मार्ट जो मिसाइल सिस्टम है उसको रिसेंटली टेस्ट किया गया था। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था, और इसे तैयार किया है DRDO ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What is the theme of इंटरनेशनल लेबर डे? तो 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या थी? इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है वो कौन सी इंडियन कंपनी जिसने रिसेंटली एक नॉर्वे की फर्म के साथ MOU साइन किया है और फ्लोटिंग सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे, मतलब फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स को सेटअप करेंगे। आंसर है NHPC लिमिटेड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रुगांग वॉल्केनो। रिसेंटली न्यूज में था, इसमें इरप्शन भी हुआ था, जिसके कारण आपका सुनामी अलर्ट भी इशू किया गया था। ये वॉल्केनो कहाँ पर इरप्ट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया विल होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 इन विच सिटी? तो ये बात क्लियर है कि 2025 में इंडिया होस्ट करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। कहाँ पर? गुवाहाटी में। पहली बार पुणे में इसे होस्ट किया गया था, पहली बार पुणे में इसे होस्ट किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलिए एंड अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अभी आपको मिल जाएगा। इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है 5 सालों के लिए, और उस कंट्री के सिविल सर्वेंट को ट्रेन करेगा 2025 से 2030 के बीच में? तंजानिया, बांग्लादेश, ओमान या श्रीलंका? जो भी सही आंसर है आप कमेंट में दीजिएगा, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि किसे रिसेंटली 2024 का गोल्डमैन प्राइज दिया गया है फ्रॉम एशिया? इसे हम एनवायरमेंट फील्ड का नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गोल्डमैन प्राइज किसे दिया गया है ये भी बता दीजिएगा कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड जाते जाते लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।